अजी पिछले साल जो कुछ जमा किया था वह अब लगभग खत्म हो गया है। कुछ ही दिनों में राशन भी खत्म हो जाएगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी ठंड शुरू हो ताकि लकड़ियों का व्यापार फिर से चले। हाँ, बस 1 महीना और जनवरी आ जाएगी, ठंड भी बढ़ेगी, फिर हम लकड़ियाँ बेचकर अच्छा कमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरिपुर गांव में दीनानाथ अपने परिवार के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। वह एक मेहनती, दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। हर दिन वह सुबह सुबह जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ काटता और शाम को उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था। हालांकि गर्मियों में उसका काम कम हो जाता था, लेकिन सर्दियों में उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। आज फिर से दीनानाथ लकड़ियाँ काटने जंगल जाता है। वहाँ पहुंचकर वह सूखी लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी गांव का एक दूसरा लकड़हारा हरिया वहाँ आता है। अरे दीनानाथ, कैसे हो? अरे हरिया भाई, तुम तो आज बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? वो दीनानाथ, ठंडी आने वाली है ना, इसीलिए सोचा इस बार मैं भी तुम्हारी तरह लकड़ियाँ पहले से ही काट कर रख लूं, ताकि कड़ाके की ठंड में लकड़ियाँ काटने की झंझट न रहे। और तो और, गांव में कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार बहुत सर्दी पड़ेगी, मतलब लकड़ियों की मांग भी बढ़ेगी। मैं तो अपनी लकड़ियाँ ऊंचे दामों पर बेचूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। अच्छा, ऐसा है, फिर तो मुझे भी इस बार लकड़ियाँ अधिक से अधिक पहले से ही काट कर रख लेना पड़ेगा, ताकि मैं अपने ग्राहकों को सस्ती और अधिक मात्रा में लकड़ियाँ दे सकूं। क्या तुम लकड़ियाँ सस्ती बेचोगे? अरे भाई, साल में 2-3 महीने ही सर्द आती है, तब हमारा धंधा चलता है। इसमें भी तुम अपना मुनाफा न देखकर दूसरों की भलाई सोच रहे हो। ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो। मैं तो तय कर चुका हूँ कि मैं अपनी लकड़ियाँ महंगे दामों पर ही बेचूंगा। इतना कहकर हरिया गुस्से में वहां से चला जाता है और दीनानाथ उसके बातों पर ध्यान दिए बगैर अपने काम में लग जाता है। कुछ दिनों में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और दीनानाथ अपनी लकड़ियों को बेचना शुरू कर देता है। उसकी लकड़ियाँ सस्ती होने के कारण गांव के सभी लोग उसी से ही लकड़ियाँ खरीदने लगे। वहीं हरिया की लकड़ियाँ महंगी होने के कारण कोई भी उसका लकड़ी नहीं खरीदता है, जिस कारण अब उसका धंधा ठप पड़ जाता है। अब उसको अपनी गलती समझ आ जाती है और अब वह भी अपने लकड़ियाँ सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें ज़्यादा लालच में आकर किसी के भी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चंदूलाल अपने परिवार के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह एक गरीबी भरा जीवन जी रहा था। उसी गांव में मोहन सेठ का एक अनाज का दुकान था। मोहन सेठ गांव के किसानों से अनाज को सस्ते दामों पर खरीदता और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेच देता था। चंदूलाल भी अपने अनाज मोहन सेठ के यहाँ ही बेचता था, लेकिन अपने गरीबी से तंग आकर चंदूलाल यह ठान लेता है कि वह अपने अनाज
मोहन सेठ को कम कीमत पर हरगिज नहीं बेचेगा। इस बारे में बात करने के लिए चंदूलाल एक दिन मोहन सेठ के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वह मोहन सेठ से अनाजों को उचित दाम पर बेचने की बात करता है। उसकी बात सुनकर मोहन सेठ कहता है, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह मुझसे अनाजों के दाम बढ़ाने की बात कह सके। तुम यह पहले हो जो कह रहे हो। इसको अपनी गलती समझकर सुधार लो, नहीं तो आगे क्या होगा यह तुम्हारा परिवार और तुम ही समझोगे। लेकिन सेठ जी, यह तो गलत है। आप हमसे अनाज इतने कम दामों पर खरीदते हैं और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेच देते हैं। इससे आपका तो मुनाफा हो जाता है, लेकिन हम जैसे गरीब किसानों का क्या, जो दिन भर खेत में मेहनत करते हैं, चाहे कड़कती धूप हो या कड़ाके की ठंड। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या गलत है और क्या सही। देखो चंदू, तुम्हें अपना अनाज मुझे बेचना है तो बेचो, वरना चुपचाप भाग जाओ यहाँ से। मेरा माथा मत सनकाओ। चंदूलाल बार बार विनती करता है, लेकिन सेठ कीमत नहीं बढ़ाता है। थक हार कर चंदूलाल निराश मन से वहां से लौटने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग बाबा से हो जाती है। बाबा उसे उदास देखकर पूछते हैं, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? फिर चंदूलाल अपनी व्यथा उन बूढ़े बाबा को सुनाता है। उसकी बात सुनकर वे बूढ़े बाबा उसे एक सुझाव देते हैं जो कि चंदूलाल को बहुत पसंद आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिया काका। आपका यह सुझाव मुझे अत्यंत प्रिय लगा। अब मैं कल से ही आपके कहे अनुसार काम करना शुरू कर दूंगा। फिर चंदूलाल बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर घर की ओर बढ़ने लगता है। अब उसके मन से निराशा पूरी तरह मिट चुकी थी और चेहरे पर एक नई चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बाबा ने उसे ऐसा रास्ता दिखा दिया हो जो जल्द ही उसकी सारी गरीबी और परेशानियों को दूर कर देगा। अगले दिन मोहन सेठ अपने दुकान पर बैठा हुआ था। तभी उसका नौकर कल्लू वहां आता है और कहता है, मालिक, आपको पता है अब आपकी दुकान जल्दी बंद होने वाली है। देख कल्लू, अभी चुपचाप काम पर लग जा, मेरा माथा मत सनका। नहीं नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो तेरी खैर नहीं, सोच लेना। जी मालिक, बिल्कुल, पहले आप चलिए तो। ठीक है, चल अब। फिर कल्लू मोहन सेठ को गांव के पूर्वी मार्ग पर ले जाता है, जहां चंदूलाल अपने अनाज खुद ही बेच रहा होता है और अनाज सस्ते होने के कारण लोग उसके अनाज खरीद भी रहे होते हैं। यह देखकर मोहन सेठ आग बबूला हो जाता है। यह मेरे धंधे में टांग अड़ा रहा है, अभी इसको बताता हूँ। मोहन सेठ गुस्से से तमतमाता हुआ चंदूलाल के पास पहुंचता है और कहता है, क्यों रे चंदूलाल, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है क्या? मैंने तेरा अनाज नहीं खरीदा तो तू इसे खुद ही बेचने लगा। एक बात जान ले, मेरे धंधे में टांग अड़ाकर तू ठीक नहीं कर रहा है। सेठ जी, मैं किसी के धंधे में टांग नहीं अड़ा रहा हूँ। मैं बस अपनी मेहनत का फल कमा रहा हूँ। जो सही है वही कर रहा हूँ। यह सुनकर मोहन सेठ चिढ़ जाता है और गुस्से में कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है।
चंदूलाल मोहन सेठ से बिना डरे अपना अनाज खुद ही बेचना जारी रखता है। उसे देखकर गांव के दूसरे किसान भी अपने अनाज खुद ही बेचना शुरू कर देते हैं। इधर मोहन सेठ का पूरा धंधा चौपट हो जाता है। उस चंदूलाल ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया है। उसने मेरे साथ यह अन्याय करके ठीक नहीं किया। मैं उसकी शिकायत पंचायत में करूंगा और उसको गांव से बाहर निकलवा दूंगा। नहीं मालिक, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गांव के सभी किसान उसके साथ खड़े हैं। अगर आप पंचायत में शिकायत कर भी देते हैं तो फैसला उनके हित में ही होगा। अब मोहन सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सोचता है कि काश वह चंदूलाल की बात उस दिन मान लिया होता तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार कहानी के साथ।